दोस्तों, आज इतवार का दिन है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज का अखबार। और अक्सर कई ऐसी समस्याएं होती हैं जो हम चलते फिरते गौर नहीं करते, लेकिन अचानक जब कोई सामने आता है तो आपको लगता है कि वाकई ये एक समस्या है। आपने देखा होगा, आपके आसपास भी आपने बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया होगा फ्रेंड्स, कि कई ऐसे लोग होते हैं, बच्चे होते हैं जो हकलाते हैं। हकलाना अपने आप में एक समस्या है। ये आपको थोड़ी गिल्टी फील करवाता है, शर्म महसूस करते हैं, लेकिन ये ऐसी बात नहीं है, ऐसी समस्या नहीं है कि इसे हम ओवरकम नहीं कर सकते। हमने आज अपने स्टूडियो में एक ऐसी ही शख्सियत को इनवाइट किया है जो पहले खुद हकलाते थे, लेकिन इन्होंने कैसे उस समस्या को ओवरकम किया, आज बेहद सक्सेसफुल लाइफ वो जी रहे हैं। आइए उन्हीं की जुबानी, उन्हीं की कहानी सुनते हैं। सबसे पहले अपने स्टूडियो में जसबीर सिंह जी आपका स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी बात को ऑल इंडिया रेडियो के जरिए लोगों तक पहुंचा सकूं। मैं हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइज है, उसमें एज ए जनरल मैनेजर लॉ काम कर रहा हूं। और मैं बचपन पे हकलाता था। मैं यही पूछना चाहूंगी कि हम हकलाते क्यों हैं? क्या कोई समस्या है, डिसऑर्डर है या बीमारी है? हकलाना एक ऐसा विषय है जिसके बारे में आज तक कोई बहुत ज्यादा खुलकर चर्चा नहीं हुई। इसमें बात करने में लोग हिचकिचाते हैं, शर्म महसूस करते हैं। एड्स के बारे तो बात कर सकते हैं खुलकर, लेकिन स्टैमरिंग के बारे ये बात करना नहीं चाहते। बेसिकली इसका रियल कारण क्या है, ये भी एक गुत्थी है, एक समस्या है, एक उलझन है। क्योंकि ब्रिटिश स्टैमरिंग एसोसिएशन और स्टटरिंग फाउंडेशन ऑफ अमेरिका, जो दो संस्थाएं हैं, इन्होंने इस पर बहुत सा काम किया है और वे इस कंक्लूजन पर आज के दिन पहुंचे हैं कि 3 फैक्टर होते हैं जिससे स्टैमरिंग को बढ़ावा मिलता है। एक तो हमारा बायोलॉजिकल रीजन, दैट इज लैक ऑफ न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। पिछले 30-35 सालों में ब्रेन्स के काफी स्कैन्स हुए हैं, जिससे ये मालूम पड़ा है कि कुछ जीन्स हैं जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट होते हैं। और दूसरा कारण साइकोलॉजिकल है और तीसरा कारण इन्वायरमेंटल और सोशल है। जैसे हम सोसाइटी में इसको इतनी अच्छी निगाह से नहीं देखते। कोई हकलाता है तो हम अपना मुंह की तरफ से फेर लेंगे या आंखें हम घुमा लेंगे, या वो हास्य का पात्र बन जाता है। जी हाँ, हम हंसते हैं जी, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसी वजह से ये स्टैमरिंग बढ़ती है और उसका क्योर नहीं होता है। और मैं बताऊं आपको, मैं स्कूल के दौरान काफी अच्छा एक ओरेटर था और हर एक स्कूल के डिबेट्स पे, कंपटीशंस में भाग लिया करता था। लेकिन हमारे स्कूल के हेडमास्टर जो थे वो बहुत ही स्ट्रिक्ट और डोमिनेटिंग थे और वो हकलाया करते थे। मुझे याद है, शायद वो 7वीं क्लास में मैं पढ़ा करता था। तो एज यूजुअल मुझे क्लास में टीचर हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ने के लिए कहा करते थे। तो उस दिन मैं स्कूल थोड़ा लेट हो गया तो मेरे हेडमास्टर जी ने मुझे पनिश किया। तो मुझे बहुत दुख लगा। जब असेंबली के सामने उन्होंने मेरी पिटाई करी तो मेरे दिल को ये बात लग गई। और फिर उस दिन जब मुझे टीचर ने कुछ पढ़ने के लिए कहा तो मैं एक शब्द पे अटक गया। तो मेरे क्लास टीचर ने फिर मुझे देखा कि मैं वर्ड बोल नहीं पा रहा हूँ, तो मुझे उन्होंने बैठने के लिए कह दिया। उसके बाद जब वो दूसरे दिन भी मेरा ये रूटीन था, जब क्लास में दोबारा मुझे पढ़ने के लिए कहा गया, तो फिर मैं उस शब्द पे अटक गया। फिर धीरे धीरे मैंने अपने आप को विड्रॉ करना शुरू कर दिया और मैं सारी एक्टिविटी पर भाग लेना मैंने छोड़ दिया। और इस तरह मेरी ये स्टैमरिंग धीरे धीरे बढ़ती चली गई। और जब मैं बहुत मायूस हो गया तो फिर मैं एक दिन मैंने सोचा चलो किसी मैं हॉस्पिटल में जाता हूँ। तो मैं एक डॉक्टर के पास उस जमाने पे गया। तो जब मैं उनसे ये बात करने लगा अपनी स्टैमरिंग के बारे में, तो देखा कि वो डॉक्टर खुद हकलाते हैं। अच्छा। तो मेरी जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी वो बिल्कुल धराशायी हो गई। तो उससे मुझे ये लगा कि इसका कोई इलाज है ही नहीं। तो इस तरह मेरी ये स्टैमरिंग बढ़ते बढ़ते बहुत एक्सट्रीम पे पहुंच गई। और एक्सट्रीम केस था जब मेरे बीएससी में, जब मैं कॉलेज में था, तो उसका जो वाइवा का टेस्ट होता है, जो एक्सटर्नल बाहर से आए, उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे, तो मेरे मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। अच्छा। एक शब्द मेरे मुंह से नहीं निकला। तो उन्होंने रियलाइज किया कि मुझे कोई समस्या है, तो उन्होंने मुझे अलाउ किया कि आप लिखकर अपने सवाल का जवाब दे दें। तो मैंने लिखकर उनको अपना जवाब दिया। और आप बिलीव नहीं करेंगे, उस वक्त यूनिवर्सिटी में मैंने डिस्टिंक्शन हासिल की और मैं सारी यूनिवर्सिटी में मेरा 11th रैंक आया। मतलब मैं इतना मेरिटोरियस स्टूडेंट था। तो आपने इस समस्या को धीरे धीरे ओवरकम किया। फिर मैंने लेकिन हिम्मत नहीं हारी। वो जमाना और था, उस वक्त इंटरनेट नहीं हुआ करते थे, सेलफोन नहीं हुआ करते थे। फिर मैंने अखबार के जरिए धीरे धीरे कुछ स्पीच थेरेपिस्ट का पता किया। तो सारे हिंदुस्तान में जितने स्पीच थेरेपिस्ट थे मैं उनके पास गया और उनसे मैंने स्पीच थेरेपी ली। मैंने एलोपैथी ट्राई की, मैंने होम्योपैथी ट्राई की। मेरा ये 40 साल तक मैं इसके साथ जूझता रहा। मैंने आयुर्वेदा ट्राई करा, लेकिन क्योर आपको नहीं मिला। बता रहा हूँ आपको मेरा इतिहास कैसे रहा। मैंने योगा ट्राई किया, मैंने हिप्नोटिज्म ट्राई करा, मैंने एब्सेंट हीलिंग ट्राई करी मैडम, मैंने चाइनीज मेडिसिन ट्राई की, ऑक्यूप्रेशर ट्राई करा, मैंने
क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से, न्यूरोसाइकेट्रिस्ट से जैकॉब्सन रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस ली, पेंटाथॉल एब्रिकेशन एंड सजेशंस के सेशंस लिए, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी ली, बायोफीडबैक थेरेपी ली और इसकी खोज में मैं न्यूयॉर्क मैनहट्टन तक गया। लेकिन मुझे ठीक सफलता मिली काफ़ी हद तक, मैं कह सकता हूँ 60% तक इन दवाइयों से मुझे असर हुआ और मुझे आराम मिला, लेकिन ब्रेक थ्रू नहीं आया। जी, तो वो ब्रेक थ्रू आपको कैसे और कब मिला? हाँ, ब्रेक थ्रू अल्टीमेटली अब तक मेरी सोच में ये था कि मुझे कोई कस्तूरी मिल जाएगी, कोई मुझे एक दवा मिल जाएगी, कोई इंसान कोई चीज दे देगा जिससे मुझे ये चीज स्टैमिना मेरी खत्म हो जाएगी और करिश्मा हो जाएगा। 2010 में मेरी भगवान की कृपा से मेरी मुलाकात, या मैं टीसा जो एक इंडियन स्टैमरिंग एसोसिएशन है उनके संपर्क में आया, तब मालूम पड़ा कि जिस कस्तूरी की तलाश में बाहर घूम रहा था वो मेरे अंदर ही है। जी, तब मुझे ये मालूम पड़ा कि एक्सेप्टेंस क्या चीज है, मुझे इस चीज को मानना पड़ेगा और मेरी सहायता कोई नहीं कर सकता, मैंने अपने आप ही अपनी सहायता करनी है। तो ये आपने बहुत बढ़िया बात की कि आत्मविश्वास और अपने आप की हेल्प खुद करनी है। जी हाँ, तो मुझे फिर वो ब्रेक थ्रू आया मेरे जीवन पे और मैं इससे उभरता चला गया और ऑलमोस्ट 80% तक टीसा के माध्यम से मैंने इसको अपनी स्टैमरिंग ओवरकम किया। आपने जो पाया आज अब उसे बांट रहे हैं संसार में। जी, जो भी आप जैसे सज्जन हैं, शख्सियत हैं जो हकलाते हैं, आप उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज दे रहे हैं, तो आगे क्या योजनाएं हैं? टीसा एक एनजीओ है, ये हरपतपुर देहरादून में बेस्ड है। डॉक्टर सचिन इसके फाउंडर हैं और हमने इनके सेल्फ हेल्प ग्रुप सारे हिंदुस्तान के मेन शहरों में खोल रखे हैं। करीब 12-14 शहरों में हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप काम कर रहे हैं। चंडीगढ़ के चैप्टर को मैं चलाता हूँ और मेरे साथ में सहयोगी हैं और ये मेरे मित्र हैं जो इसमें काम करते हैं। तो इससे हम लोगों को कहते हैं कि आप अपनी सहायता खुद कर सकते हैं। जितने भी स्टैमरर्स हैं या हकलाने वाले हैं वो हमारे पास आएं और हम उनकी सहायता कर सकते हैं। जसबीर सिंह जी, हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अहम जानकारी हमें दी। आप जिस तरह से निस्वार्थ सेवा दे रहे हैं ऐसे लोगों को जो इस समस्या से पीड़ित हैं, वो आपसे जाहिर सी बात है प्रेरणा जरूर लेंगे और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे बानो, इस तरह की जो हौसला अफजाई होती है बहुत जरूरी होती है और वैसे भी कहते हैं कि हकलाना अपने आप में बहुत बड़ी समस्या नहीं है, बशर्ते ये कि उसको पॉजिटिविटी में लिया जाए। बिल्कुल अपने आत्मविश्वास में कमी नहीं आनी चाहिए, उसे ओवरकम करना चाहिए और ये तो छोटी छोटी चुनौतियां हैं, इनका सामना करना है। और दूसरा ये भी है कि हम जो लोग हैं जो अच्छा बोलते हैं और हमें बोलना आता है और ऐसे लोग जो हकलाते हैं, स्टैमर करते हैं, उनका मजाक हम ना उड़ाएं तो ज्यादा अच्छा है। जी, वो भी हमारे इसी समाज का हिस्सा है और सबसे पहले तो इंसान है और अगर उनके साथ आप थोड़ा सहानुभूति से रहेंगे, उन्हें उनका प्रोत्साहन करेंगे और उनको बोलेंगे कि कुछ नहीं है, छोटी सी समस्या है और जो उनकी इंटेलिजेंस है उस पर तो उसका कोई असर नहीं होता ना। और वैसे भी ये लोग ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और समाज का एक अंग है, हमारा अपना भाई रिश्तेदार भी तो हकला सकता है। बिल्कुल, छोटे बच्चे जब हकलाते हैं तो उन्हें बड़े प्यार से तुतलाते हुए बात करते हैं, लेकिन ये भी गलत है, उनसे बिल्कुल सीधे ढंग से बात करनी चाहिए और अब मुझे लगता है कि हमें विदा भी लेनी चाहिए। बिल्कुल, अपने दोस्त सर्वप्रिय निर्मोही और अपनी रेडियो दोस्त बानों को इजाजत दें। नमस्कार।